अब देखो ध्यान से समझना। भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 तक, ठीक है। इस पाठ के अध्ययन के बाद आप भारत की पंचवर्षीय योजना को लक्ष्य को जानोगे, ठीक है। तो ये याद रखना, एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी था, भारतीय पंचवर्षीय योजना क्या लक्ष्य है, पर अब तो योजनाएं खत्म हो चुकी है तो उतना नहीं, परंतु ये 2019 में फिर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था इसके बारे में। तो ये चीज़ याद रखना कि इम्पोर्टेंट तो है। वर्ष 1950 से 1990 तक विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि और उद्योग में अपनाई गई विकास नीतियों को समझेंगे और एक नियमित अर्थव्यवस्था गुणों तथा सीमाओं की विवेचना कर सकेंगे। अब देखो प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। देखो एक चीज़ याद रखना, जब सवाल इस बात है, अपन पहले चैप्टर में क्या पढ़े, उस टाइम एजुकेशन के भी हालात बहुत ख़राब थे और अपने जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा जो जनता थी वो बहुत ज़्यादा निर्भर थी, तो इस कारण से सबसे पहले रिफॉर्म करना उसमें ज़रूरी था। इसीलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है ना एग्रीकल्चर में सुधार करना ही था। तो भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए। तो सबसे पहले लिविंग जो लाइफ स्टाइल है उसको अच्छा बनाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराएगी, ठीक है। अब आगे मतलब सब ऐसी बात है कि एक होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना एक बेसिक, तो इसलिए सेकंड पंचवर्षीय योजना आएगी उसमें यही करेंगे, आधारभूत संरचना उसको सुधारेंगे ताकि उससे फिर आगे जाके चीज़ें बढ़े। अब देखो परिचय। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत में स्वतंत्रता का एक नया प्रभात उदित हुआ। अंततः 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन के बाद हम अपने भाग्य के विधाता बन गए, ठीक है। भाग्य विधाता बन गए मतलब कि पहले अंग्रेज अपने बारे में लिख रहे थे ना, अब भारत के जो लोग खुद अपने बारे में हमें क्या चाहिए, हम कैसा भारत चाहते हैं वो खुद लिखेंगे। अब राष्ट्र के नवनिर्माण का कार्य हमारे अपने हाथों में था। स्वतंत्र भारत के नेताओं को अन्य बातों के साथ साथ यह भी तय करना था कि हमारे देश में कौन सी आर्थिक प्रणाली सबसे उपयुक्त रहेगी, जो केवल कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सर्वजन कल्याण के लिए कार्य करेगी, ठीक है। तो अब अपने को अपने ऐसी इकोनॉमी की सिस्टम अपनाना था जो सबके लिए काम करे। इसीलिए अपन ने क्या किया, नहीं तो अपन कैपिटलिज्म अपनाए, नहीं पूर्ण रूप से सोशलिज्म, दोनों का मिश्रित रूप अपनाया था। विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणालियाँ हो सकती है, देखिए बॉक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखना पड़ेगा आर्थिक प्रणालियों के प्रकार। आर्थिक प्रणाली के प्रकार, प्रत्येक समाज के 3 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। देश में किन वस्तुओं का और सेवा का उत्पादन किया जाए, सबसे मेन बात है कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वस्तु और सेवाएं किस प्रकार उत्पादित की जाए, ठीक है। वस्तु और सेवा किस प्रकार उत्पादित की जाए, उत्पादक इस कार्य में मानव श्रम का अधिक प्रयोग करे अथवा पूंजी मशीनों का। तो ताकि ये बोलते हैं ना कि भाई कैपिटल इंटेंसिव होना चाहिए, ह्यूमन लेबर को प्रमोट करने वाली होनी चाहिए, तो ये चीज़ याद रखना। उत्पादित वस्तुओं सेवा को विभिन्न व्यक्तियों के बीच किस प्रकार वितरण किया जाना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे होगा, कि प्राइवेट सेक्टर आएगा आगे या गवर्नमेंट सेक्टर आएगा या फिर दोनों का मिक्स रूप आएगा। इन सभी प्रश्नों का एक उत्तर तो मांग और पूर्ति का बाजार की शक्तियों पर निर्भर करता है। बाजार अर्थव्यवस्था में जिसे पूंजीवाद अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो देखो एक होती है कैपिटल इकोनॉमी। कैपिटल इकोनॉमी क्या होता है, सब कुछ बस सरकार ओनली ऑब्जर्व करती है, रेगुलेट करती है चीज़ों को, और सब कुछ प्राइवेट सेक्टर पर छोड़ दिया जाता है ताकि बाजार के आधार पर ही, डिमांड सप्लाई के आधार पर प्राइस डिसाइडेड हो, ठीक है। तो उसको अपन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सरकार सब कुछ नियंत्रण करती है, अगर प्राइवेट सेक्टर बेच भी रहा था तो वो उसके दाम को नियंत्रण कर देगी। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है, गवर्नमेंट सेक्टर भी काम करता है, ठीक है, दोनों सर्विस प्रोवाइड करते हैं, परंतु उस पर रेगुलेशन लगाने का काम भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अर्थव्यवस्था में जिसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, उन्हीं उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनका बाजार में मांग है, ठीक है। इसमें वही वस्तु उत्पादित की जाती है जिन्हें देश के घरेलू या विदेशी बाजारों में सलाब बेचा जा सके, मतलब लाभ के तहत बेचा जा सके, सलाब मतलब ये है, ठीक है। यदि कारों की मांग है तो कारों का उत्पादन होगा, साइकिलों की मांग है तो साइकिलों का उत्पादन होगा। यदि श्रम पूंजी की अपेक्षा सस्ता तो अधिक श्रम प्रदान विधियों का प्रयोग होगा। यदि श्रम अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन की अधिक पूंजी प्रदान विधियों का प्रयोग, मतलब सबाई सी बात है, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेशन में होता है, ज़्यादा प्रॉफिट को ही प्रायोरिटी दी जाती है, चीज़ याद रखना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होता, ये चीज़ याद रखना। अभी कभी मतलब यूपीएससी तो ऐसा पूछेगा नहीं, पर फिर भी एक स्टेटमेंट बना ही सकता है। याद रखना इसमें आवश्यकता के अनुसार नहीं होता है, इसमें तो भाई सब बात है, मार्केट में क्या डिमांड है उसके अकॉर्डिंग होगा। अधिकांश विभाजन इस आधार पर होता है कि व्यक्तियों की क्रय क्षमता कितनी है और वे किन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की क्षमता रखते हैं। अभिप्राय यह है कि खरीदने के लिए जेब में रुपये होने चाहिए,
कम कीमत पर गरीबों के लिए घर आवश्यक है, किंतु इस गणना बाजार मांग को ध्यान में रखकर नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि मांग के अनुसार गरीबों की क्रय शक्ति नहीं है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बात सीधी बात है, पैसा दो और खरीदो चीज़। परिणाम स्वरूप इस वस्तु के उत्पादन और पूर्ति बाजार शक्ति के अनुसार नहीं हो सकती। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ऐसी व्यवस्था पसंद नहीं थी, क्योंकि ऐसी व्यवस्था को अपनाने से हमारे देश के अधिकांश लोगों को अपनी स्थिति सुधारने का अवसर नहीं मिल पाता। इसलिए तो बोलते कि उस टाइम, ये आजकल बोलते कि कैपिटलिज्म को अपनाना चाहिए उस टाइम। अरे भाई, उस टाइम देश की ज़रूरत ये थी, 90% लोग गरीब थे। समाजवादी समाज इन तीनों प्रश्नों का उत्तर पूर्णतः भिन्न तरीके से देता है। समाजवादी समाज में सरकार की यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। यह माना जाता है कि सरकार यह जानती है कि देश के लोगों के हित में क्या है, इसलिए लोगों को व्यक्तिगत इच्छाओं पर कोई महत्व नहीं दिया जाता। ये चीज़ याद रखना। सरकार ही निर्णय करती है कि वस्तुओं का उत्पादन तथा वितरण किस प्रकार किया जाए। सिद्धांत यह माना जाता है कि समाजवाद में वितरण लोगों की आवश्यकता के आधार पर होता है। ये चीज़ याद रखना। और उधर आवश्यकता के आधार पर नहीं होता, उधर क्रय शक्ति के आधार पर होता है। पूंजीवाद में उनकी क्रय क्षमता के आधार पर नहीं। ये चीज़ें याद रखना दोनों, ठीक है। इसके विपरीत एक समाजवादी राष्ट्र अपने सभी नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुलभ कराता है। समाजवादी व्यवस्था में निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु राज्य की होती है। उदाहरण के लिए चीन और क्यूबा में अधिकतर आर्थिक गतिविधियाँ सामाजिक सिद्धांत द्वारा निर्देशित होती है। तो जब ये टेस्ट सीरीज दोगे ना, तो उसमें आता भी है क्वेश्चन कहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो ये याद रखना, क्यूबा और चीन में। अधिकांश अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं, अर्थात सरकार तथा बाजार एक साथ इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देते हैं कि क्या उत्पादन किया जाए, किस प्रकार उत्पादन हो तथा किस प्रकार वितरण किया जाए। मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार उन्हीं वस्तुओं को सेवा को सुलभ कराता है जिसका वह अच्छा उत्पादन कर सकता है, तथा सरकार उन आवश्यक वस्तुओं और सेवा को सुलभ कराती है जिन्हें बाजार सुलभ कराने में विफल रहता है। इसलिए भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। तो ये चीज़ याद रखना, इससे क्वेश्चन बनेगा। अब देखो, पर देखो कौन कौन सी प्रणाली है। तो प्रणाली कौन सी होगी? पूंजीवादी, ठीक है, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रतिमान सबसे अच्छा लगा, किंतु वे भी भूतपूर्व सोवियत संघ की उस नीति के पक्षधर नहीं थे। मतलब ये देखो, एक तरह का रास्ता था इनके सामने, कैपिटल को अपना है, कैपिटलिज्म को अपना है, एक तो सोशलिज्म। और सोशलिज्म भी पूरा अच्छे तरीके से अच्छा नहीं मानते थे। तो नेहरू बोला कि दोनों चीज़ अपने को चाहिए, एक चीज़ नहीं चाहिए अपने को, ठीक है, जिसमें उत्पादन के सभी साधन, खेत और कारखाने सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत थे। किसमें होता है? समाजवाद में होता है। कोई निजी संपत्ति नहीं थी। याद रखना, समाजवाद में कोई भी निजी संपत्ति नहीं होती है। लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध भारत जैसे देश में सरकार के लिए पूर्व सोवियत संघ की तरह अपने नागरिकों के भू स्वामित्व के प्रतिमानों तथा अन्य संपत्तियों को परिवर्तित कर पाना संभव नहीं था। ऐसे कर भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे टाटा बिरला अपने पिछले देखा था, वो ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर में चल रहे थे। तो सबको ऑक्यूपाई करना गवर्नमेंट सेक्टर में वो सही नहीं था। नेहरू तथा स्वतंत्र भारत के अनेक अन्य नेताओं और के चिंतकों ने मिलकर नव स्वतंत्र भारत के लिए पूंजीवाद तथा समाजवाद के अतिवादी व्याख्या की किसी विकल्प की खोज की। बुनियादी तौर पर यद्यपि उन्हें समाजवाद से सहानुभूति थी, फिर भी उन्हें ऐसी आर्थिक प्रणाली अपनाई जो उनके विचार में समाजवाद की श्रेष्ठ विशेषताओं से युक्त किंतु कमियों से मुक्त थी। इसके अनुसार भारत एक ऐसा समाजवादी समाज होगा जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र एक सशक्त क्षेत्रक होगा, जिसके अंतर्गत निजी संपत्ति और लोकतंत्र का भी स्थान होगा। तो ये चीज़ याद रखना, इसीलिए अपन ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। इन्हीं के विश्व में प्रचलित विभिन्न आर्थिक प्रणालियों की चार्ट बनाइए, पूंजीवादी, समाजवादी तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देशों की सूची बनाइए। इसलिए यूपीएससी नहीं, पर आपको जब टेस्ट सीरीज दोगे तो क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पे कहाँ पे कौन सी अर्थव्यवस्था लगती है। किसी कृषि फार्म पर अपनी कक्षा के साथ भ्रमण की योजना बनाई, किसी के साथ समूह बनाए। छोड़ो, क्या मतलब नहीं। अब आगे आ जाओ। सरकार अर्थव्यवस्था के लिए योजना बनाएगी। देखिए बॉक्स, तो ये अब देखना पड़ेगा बॉक्स, योजना क्या होती है। यही यूपीएससी ने 2019 में क्वेश्चन पूछा था, ध्यान से देखना। योजना इसकी व्याख्या करती है कि किसी देश के संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। याद रखना। अरे दूसरी सबसे बड़ी बात, मेंस का भी टॉपिक है ये, प्लानिंग वाला। पहला ही अब GS3 का टॉपिक देखोगे तो उसमें पहला टॉपिक यही है। योजना की कुछ, अब देखो, तो योजना इसकी व्याख्या करती है किसी देश के संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। चीज़ याद रखना, प्लानिंग का काम ये होता है।
योजना कुछ सामान्य तथा कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं जिनकी एक निर्दिष्ट समय अवधि में प्राप्त करना होता है। भारत में योजनाएं 5 वर्ष की अवधि की होती थी और इसे पंचवर्षीय योजना कहा जाता था। यह शब्दावली राष्ट्रीय नियोजन में अग्रणी देश पूर्व सोवियत संघ से ली गई थी। याद रखना पंचवर्षीय योजना कॉन्सेप्ट क्यों लिया गया था, ये चीज़ मैं इसका हिस्ट्री बताता हूँ। रीजन ये था 1929 की जब आर्थिक मंदी आई थी ना पूरे विश्व में, उस टाइम रशिया में नहीं आई थी, जो सोवियत संघ था उसमें नहीं आई थी उस टाइम। उसका रीज़न ये था कि वहाँ पे पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी। तो नेहरू जब इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था, तब उसने तो उसी टाइम सोच लिया था कि अगर भारत आज़ाद होगा तो मैं इसको लागू करूँगा। तो यही कारण है कि इसलिए अपनाया गया इसको। ठीक है, हमारे योजना के वर्ष 2017 तक के परिलेखों में केवल 5 वर्ष की योजना अवधि में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का ही उल्लेख नहीं किया गया, अपितु उनमें आगामी 20 वर्षों में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य का भी उल्लेख होता है। इस दीर्घकालिक योजना का परिचयात्मक योजना कहते हैं, मतलब जो 20 साल की होती है। पंचवर्षीय योजनाओं को द्वारा परिचयात्मक योजनाओं के लिए आधार प्राप्त होने की अपेक्षा की जाती है। मतलब समझ सकते 20 साल के टारगेट सोच लिया अपन ने, जैसे वही हो गया, जैसे मान लो कि आप महीने भर के पढ़ाई का प्लान कर लो कि इस महीने में अपने को ये कंप्लीट करना है, फिर आप वीकली इसको टारगेट कर लो। तो इसलिए बोला जाता है ना, प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, यूपीएससी तभी क्रैक कर पाओगे। अगर आपकी प्लानिंग कर रहे हो, अब आप पढ़ते ही जा रहे हो तो कभी नहीं होगा। यह तो संभव नहीं होगा कि सभी योजनाओं में उसके सभी लक्ष्यों को एक समान महत्व दिया जाए। वस्तुतः विभिन्न लक्ष्यों में कुछ अंतर्दृष्ट भी हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि प्रौद्योगिकी श्रम की आवश्यकता को कम करती है तो आधुनिक प्रौद्योगिकी शुरू करने के लक्ष्य तथा रोजगार बढ़ाने के लक्ष्य में विरोध हो सकता है। आयोजकों को इस प्रकार के विरोधों को संतुलन करना पड़ता है। यह कार्य इतना सहज नहीं है। भारत की विभिन्न योजनाओं में अलग अलग लक्ष्यों पर बल दिया गया है। ठीक है, भारत की पंचवर्षीय योजना यह नहीं बताती थी कि प्रत्येक वस्तु और सेवा को कितना उत्पादन किया जाएगा। यह न तो संभव है नहीं आवश्यक। पूर्व सोवियत संघ ने यह कार्य करने का प्रयास किया था और वो पूरी तरह विफल रहा था, इसलिए भारत ने भी नहीं अपनाया। मतलब इसमें ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट अपन, इसमें देखो एक चीज़ याद रखना, जैसे आप लोग जैसे मान लो कि महीने का टारगेट कर रहे हो कि हमें 100 घंटे पढ़ेंगे अरे वो नहीं, आप ये सोचो कि मुझे ये चीज़ कंप्लीट करनी है। इसलिए तो बोलते हैं ना भाई, आप ये स्टडी ऑफ द हावर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं करता है, इंपॉर्टेंट ये करता है कि आपने जो टारगेट सोचा वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। अतः इतना ही पर्याप्त है कि योजनाएं उन्हीं क्षेत्रों के विषयों में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें जिनमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो, जैसे विद्युत उत्पादन, सिंचाई आदि। शेष को बाजार पर छोड़ दिया जाना ही अधिक श्रेयस्कर होता है। तो ये चीज़ याद रखना। निजी क्षेत्र को भी योजना प्रयास के एक अंग बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना जो भारत में सरकार प्लानिंग कर हो रही थी उसमें गवर्नमेंट भी थी और प्राइवेट सेक्टर भी था। औद्योगिक नीति प्रस्ताव याद रखना, पहली औद्योगिक नीति भारतीय 1948 में आई थी तथा भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी यही दृष्टिकोण है। याद रखना ये चीज़। तो ये क्वेश्चन पूर्व डीपीएसपी के कारण ये चीज़ें करनी होती है। वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई। इस प्रकार पंचवर्षीय योजना के युग का सूत्रपात हुआ। याद रखना, यही यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन है, जाके देख लेना, यही क्वेश्चन आया था। ये योजना आयोग कब बना था। अब देखो पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य। किसी योजना के स्पष्ट निर्दिष्ट लक्ष्य होने चाहिए, मतलब 22 टारगेटेड लक्ष्य होने चाहिए। पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य थे समृद्धि, ग्रोथ को बढ़ावा देना, मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंट, ठीक है, और समानता। ये चीज़ याद रखना इम्पोर्टेंट है। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक योजना में इन लक्ष्यों को एक समान महत्व दिया गया हो। सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में ऐसे लक्ष्यों का चयन करना पड़ता है जिनको प्राथमिकता दी जानी है। हाँ, योजनाकारों को यह सुनिश्चित करना होता है कि जहाँ तक संभव हो चारों उद्देश्यों में कोई अंतर विरोध ना हो। आइए योजना के लक्ष्यों के विषय में विस्तार से जानने का प्रयास करें। और यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा डायरेक्ट। समृद्धि क्या होती है? ग्रोथ। इसका अर्थ है कि देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन क्षमता में वृद्धि। ठीक है, वस्तुओं, याद रखना कि वस्तुओं की संख्या बढ़े और सर्विसेज बढ़े, इसके उत्पादन क्षमता में वृद्धि होनी चाहिए। इसका अभिप्राय उत्पादक पूंजी के अधिक भंडार या परिवहन, बैंकिंग आदि सहायक सेवाओं का विस्तार, उत्पादक पूंजी तथा सेवाओं की दक्षता में वृद्धि से है। अर्थशास्त्र की भाषा में आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद में निरंतर वृद्धि है। याद रखना, जीडीपी में निरंतर वृद्धि बढ़ रही है तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, ये चीज़ याद रखना। जीडीपी एक वर्ष की अवधि में देश में हुए सभी, ये डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन है। जीडीपी एक वर्ष की अवधि में देश में हुए सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का बाजार मूल्य होता है। याद रखना ये चीज़। एज इट इज लाइन दी थी सर ऑप्शन में। हाँ, यही तो आंसर था उसका। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना और एनसीईआरटी से उठाते हैं। आपने यह अवधारणा कक्षा 10 में भी पढ़ी है। यद्यपि जीडीपी को एक
केक मान लिया जाए तो समृद्धि का अर्थ इसके आकार में वृद्धि होगा। जैसे केक का मतलब, जिस केक है जीडीपी, तो ये बढ़ता जाएगा तो मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, केक जितना बढ़ता जाएगा। यदि केक बड़ा होगा तो अधिक लोग उपभोग कर पाएंगे। यदि भारतीय जनता को अधिक समृद्ध विविधतापूर्ण जीवन यापन करना है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार तो वस्तु और सेवाओं को अधिक उत्पादन करना आवश्यक है। देश को सकल घरेलू उत्पाद देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों से प्राप्त होता है। ये क्षेत्रक है, जीडीपी कहाँ कहाँ से आती है, इसीलिए अपने एग्रीकल्चर सेक्टर की जीडीपी निकालते हैं, औद्योगिक क्षेत्र की और सेवा क्षेत्र की। ये चीज़ याद रखना। इन क्षेत्रों के योगदान से ही अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। कुछ देशों में सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि में कृषि का योगदान अधिक होता है, जैसे भारत में, तो कुछ में सेवा क्षेत्र की वृद्धि इसमें अधिक योगदान करती है। अब देखो भारत में क्या सिस्टम है, चीज़ थोड़ा समझ लो यहाँ पे। जैसे भारत में क्या होता है ना, जैसे जो विकसित कंट्री हो, जो डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा योगदान होता है, ठीक है। उसके बाद में मैन्युफैक्चर सेक्टर का रहता है, ठीक है, और उसके बाद में रहता है एग्रीकल्चर सेक्टर का, ठीक है। इंडिया में क्या है, पर हाँ वहाँ पे क्या रहता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा कम पॉपुलेशन होती है, फिर इससे ज़्यादा इसमें होती है, और सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर में लगे रहते हैं। भारत में उल्टा सिस्टम क्या हुआ कि भारत में जो है, जैसे डेवलपिंग कंट्री है भारत, तो भारत में सर्विस सेक्टर में से जीडीपी में तो योगदान सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद में मैन्युफैक्चर सेक्टर का है, फिर उसके बाद में इसका है। परंतु यहाँ पे उल्टा सिस्टम ये है कि भारत में एग्रीकल्चर में आज भी 50% लोग लगे हुए हैं, और रियलिटी में होनी चाहिए यहाँ पे 30% लोग यहाँ पे लगे हैं, 20% यहाँ पे लगे। इसलिए तो बोला जाता है कि भारत में जब तक मेक इन इंडिया ऐसे जैसे प्रोग्राम सफल नहीं होंगे, तब तक भारत का विकसित देश नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अभी तो देखो, महानवम बोली भारतीय योजनाओं की निर्माता, ठीक है, याद रखना है ये चीज़। जो सेकंड पंचवर्षीय योजना है इसी के नाम से चली थी, ठीक है। ये एक सांख्यिक थे, स्टैटिक थे। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में अनेक प्रसिद्ध विचारकों का योगदान रहा है। उनमें सांख्यविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस का नाम उल्लेखनीय है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सामान्यतः विकासात्मक योजना में एक अति महत्वपूर्ण योगदान है। योजना का काम सही मायने में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ हुआ। इसमें भारतीय योजना के लक्ष्य से संबंधित आधारित विचार दिए गए। यह योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। इस अर्थ में उन्हें भारतीय योजना का निर्माता माना जा सकता है। तो ये याद रखना, छोटे मोटे एग्जामों में डायरेक्ट पूछा जाता है, यूपीएससी तो नहीं पर छोटे मोटे एग्जाम पूछा जाता है। महालनोबिस का जन्म 1893 में कोलकाता में हुआ था। उनकी शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता तथा सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में हुई। सांख्यिक विषय में उनके योगदान के कारण उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। 1945 में उन्हें ब्रिटेन की सोसाइटी का फेलो सदस्य बनाया गया। यह वैज्ञानिकों का सर्वाधिक प्रतिष्ठित संगठन है, जिसका सदस्य केवल उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को बनाया जाता है। महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की, याद रखना ये चीज़, तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला, जो आज भी सांख्यिक विधियों के लिए परस्पर विचार विमर्श के लिए प्रतिष्ठित मंच बना हुआ है। आज भी आईएसआई तथा सांख्य दोनों को ही समस्त विषय में सांख्यिक विदों और अर्थशास्त्रियों द्वारा आत्म सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है छोटे मोटे एग्जामों के लिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान महालनोबिस ने भारत के आर्थिक विकास के लिए भारत तथा विदेशों से प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को आमंत्रित किए जाने की सलाह दी। कालांतर में इनमें से कुछ अर्थशास्त्रियों को नोबेल पुरस्कार मिला। यह इस बात को दर्शाता है कि उन्हें प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान थी। महालनोबिस द्वारा आमंत्रित किए गए अर्थशास्त्री में वे लोग थे जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समाजवादी सिद्धांतों के कटु आलोचक थे। दूसरे शब्दों में वे अपने आलोचकों को सुनने के भी इच्छुक थे। यह उनकी महान विद्वता का द्योतक है। आज अनेक अर्थशास्त्री महालनोबिस की योजना संबंधी दृष्टिकोण को अस्वीकार करते हैं, परंतु भारत को आर्थिक प्रगति के पथ पर अग्रसर करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें सदैव स्मरण किया जाएगा। सांख्यविद सांख्यिकी सिद्धांत में उनके योगदान से लाभ उठाते रहेंगे। अब देखो सेवा क्षेत्र क्या होता है, सर्विस सेक्टर। यूपीएससी ने देखो आपकी बारी क्वेश्चन पूछा, हर साल आता है क्वेश्चन। सर इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकता है, इस वाले में कुछ बनेगा? उसमें नहीं, वो छोटे मोटे एग्जाम के लिए है, पर आप जब तहसीली दोगे तो रिवीजन वाली उसमें भी आएगा क्वेश्चन। देश के विकास के साथ इसमें एक संरचनात्मक परिवर्तन आता है। सेवा क्षेत्र के याद रखना, भारत में यह परिवर्तन बहुत विचित्र रहा है। सामान्यतः विकास के साथ साथ सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का अंश कम होता है और उद्योग का अंश प्रदान होता है, जो मैं ये चीज़ समझा रहा था यहीं पे। विकास के उच्चतर स्तर पर पहुंचकर जीडीपी में सेवाओं का अंशदान अन्य दोनों क्षेत्रों से अधिक होता है। इसलिए मैं बताता ना, डेवलप कंट्री में सबसे ज़्यादा यही होता है। भारत में जैसा कि गरीब देश में अपेक्षा की जाती है, जीडीपी में कृषि का अंश 50% से अधिक था, किंतु 1990 में सेवा का क्षेत्र का अंश बढ़कर 40.59% हो गया। यहाँ कृषि तथा उद्योग दोनों से अधिक था। ऐसी स्थिति प्राय विकसित देशों में ही पाई जाती है। 1991 के बाद की अवधि में तो सेवा क्षेत्र के अंश के समृद्धि की यह प्रवृत्ति और बढ़ गई। इससे देश में वैश्वीकरण का प्रारंभ हुआ। इसकी चर्चा अध्याय 3 में विस्तार से की जाएगी।
तो ये चीज़ याद रखना। पर बात दिक्कत भारत में मैन्युफैक्चर सेक्टर में दिक्कत है, इसीलिए है ना भारत में जो आज बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, उसका रीज़न यही है कि मैन्युफैक्चर सेक्टर जब तक नहीं सुधरेगा ना तब तक बेरोजगारी कभी दूर नहीं होगी। एक चीज़ याद रखना। अब देखो मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, आधुनिकीकरण। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकों को नई प्रौद्योगिकी अपनानी पड़ती है। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, जब नई टेक्नोलॉजी यूज नहीं करोगे तो मॉडर्नाइजेशन कैसे होगा। उदाहरण के लिए किसान पुराने बीजों के स्थान पर नई किस्म के बीजों का प्रयोग कर खेतों की पैदावार बढ़ा सकता है। उसी प्रकार एक फैक्ट्री नई मशीनों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ा सकती है। नई प्रौद्योगिकी को अपनाना ही आधुनिकीकरण है। अरे याद रखना, प्योर एमएसपी फिर से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। किसानों का ये आंदोलन चल रहा, आएगा क्वेश्चन। और जब भी आंदोलन होता है एमएसपी से क्वेश्चन आता है तो याद रखना कि वह क्वेश्चन आएगा। और एम एस स्वामीनाथन को याद रखना कि वो भी भारत रत्न मिला, इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। हरित क्रांति ये सब इम्पोर्टेंट हो जाएगी वापस से। आधुनिकीकरण केवल नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोगता की सीमित नहीं है, ये चीज़ याद रखना, बल्कि इसका उद्देश्य सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना भी है। याद रखना ये चीज़। स्टेटमेंट डायरेक्ट बना देगा। मॉडर्नाइजेशन मतलब होता है ओनली नई टेक्नोलॉजी को अपनाना। याद रखना नो, जब तक सोशल जो दृष्टिकोण होता है अप्रोच उसमें चेंज नहीं हो। जैसे यह स्वीकार करना कि महिलाओं को अधिकारी पुरुषों के समान होना चाहिए। परंपरागत समाज में नारी का कार्य क्षेत्र घर की सीमाओं तक सीमित मान लिया जाता है। आधुनिक समाज में नारी की प्रतिभाओं का घर से बाहर बैंकों, कारखानों, विद्यालयों और आदि स्थानों पर प्रयोग किया जाता है, और ऐसा करने वाला समाज ही अधिकांश समृद्ध होता है। ये चीज़ याद रखना। निम्नलिखित के लिए प्रयुक्त प्रतिमा प्रश्न अपने क्वेश्चन में चर्चा कीजिए। खाद्य उत्पादन पैकेज छोड़ो। उन वस्तु ज्ञात कीजिए मुख्य वस्तु बने जिनके भारत में। ठीक है, छोड़ो, कोई मतलब नहीं। देखो ये इकोनॉमी सर्वे पढ़ने के लिए हमेशा बोलता रहेगा, इसलिए इकोनॉमी सर्वे इंपॉर्टेंट होता है। आत्मनिर्भरता क्या होती है। कोई राष्ट्र आधुनिकीकरण और आर्थिक संवृद्धि अपने अथवा अन्य राष्ट्रों से आयाती संसाधनों के प्रयोग के द्वारा कर सकता है। हमारी प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता को महत्व दिया गया था, जिसका अर्थ है उन चीज़ों के आयात से बचा जाए जिनका देश में ही उत्पादन संभव था। इस नीति को विशेषकर खाद्यान्न के लिए अन्य देशों पर निर्भरता कम करने के लिए आवश्यक समझा गया। हाल ही में विदेशी शासन से मुक्त हुए देश के लोगों की आत्मनिर्भरता की नीति को महत्व देना समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह आशंका भी देखिए, आयातित खाद्यान्न, विदेशी प्रौद्योगिकी और पूंजी पर निर्भरता किसी न किसी रूप में हमारे देश की नीतियों में विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ाकर हमारी संप्रभुता में बाधा डाल सकती थी। यही कारण तो अपन सही बात भी है, क्योंकि भारत को डर था कि अपन अभी तो आज़ाद हुए हैं और अभी से वापस से कहीं गुलाम ना बन जाए। इसलिए याद करो वो जो क्वेश्चन आया था क्लोज इकोनॉमी वाला, बंद अर्थव्यवस्था वाला, वो क्वेश्चन इसीलिए पूछा था पेशेंट। देखो इसमें बोला कि 7 पंचवर्षीय योजना तो अपन तक यही नीति अपना के रखे थे। समानता क्या है। केवल समृद्धि जो है आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के द्वारा ही जन सामान्य के जीवन में सुधार नहीं आ सकता। किसी देश में उच्च समृद्धि दर, विकसित अत्यधिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग होने के बाद भी अधिकांश लोग गरीब हो सकते हैं। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आर्थिक समृद्धि के लाभ देश के निम्न वर्गों को भी सुलभ हो, केवल धनी लोगों तक ही सीमित न रहे। अतः समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के साथ साथ समानता भी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक भारतीय को भोजन चाहिए, अच्छा आवास चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में समर्थ होना चाहिए। ठीक है, और धन संपत्ति के वितरण की असमानता को भी कम होनी चाहिए। आइए अब यह जानने का प्रयास करें कि 1950 से 1990 तक की अवधि में लागू की गई प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं ने किस प्रकार इन 4 लक्ष्यों को प्राप्ति के प्रयास किए। अब याद रखना, यही जो 4 जो लक्ष्य थे इन्हीं के पीछे घूमेगी। आत्मनिर्भरता, समानता और आधुनिकीकरण और समृद्धि। तो यही 4 अब जो जितनी भी योजनाएं हैं ना उसमें यही देखेंगे अपन कैसे पाया गया, प्रयास किए गए। तथा कृषि तथा उद्योग और व्यापार के संदर्भ में ये प्रयास कहाँ तक सफल रहे। वर्ष 1919 के बाद अपनाई गई नीतियों और विकासात्मक मुद्दों के बारे में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो स्वामित्व तथा प्रेरणाएं। किसान को भूमि, यह नीति विचारधारा पर आधारित है कि यदि किसान को भूमि का स्वामी बना दिया जाए तो वे उत्पादन बढ़ाने में अधिक रुचि, अधिक प्रेरणा मिलेगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि भू स्वामित्व से कृषक का अधिक उत्पादन का लाभ मिलता है। काश्तकारों को भूमि में कोई सुधार, कोई प्रेरणा नहीं होती, क्योंकि अधिक उत्पादन से जमींदार को ही लाभ मिलता है। प्रेरणा प्रदान करने में स्वामित्व के महत्व को बताने के लिए पूर्व स्वीकृत संघ के किसानों द्वारा बिक्री हेतु फलों की पैकिंग करने में लापरवाही का उदाहरण दिया जाता है। वे सड़े गले फलों और ताज़े फलों को एक ही बॉक्स में पैक कर देते हैं। आज प्रत्येक किसान यह जानता है कि सड़े गले फल ताज़े फलों को भी खराब कर देते हैं। यदि उन्हें एक साथ पैक किया जाए इससे किसान को ही हानि होगी, क्योंकि फल बिक नहीं पाएंगे।
अतः प्रश्न उठता है कि सोवियत संघ के किसान ऐसा क्यों करते थे, उनको साफ तौर पर हानि पहुंचाई। इसका अर्थ किसानों की सम्मुख प्रेरणाओं से है, क्योंकि पूर्व सोवियत संघ में किसान भूमि के स्वामी नहीं थे, अतः न तो लाभ होता था न हानि। स्वामित्व न होने के कारण कृषकों को दक्ष होने की कोई प्रेरणा नहीं होती। इससे इस बात की भी जानकारी मिलती कि अति उपजाऊ विशाल कृषि क्षेत्र के उपलब्ध होने के बावजूद सोवियत संघ में कृषि क्षेत्र का उत्पादन कम क्यों था। इसीलिए जो भारत में याद रखना, लैंड रिफॉर्म जो फर्स्ट भूमि सुधार वाला, देखो ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 2019 में, और अब की बार जो क्वेश्चन आया था वो भी यही था। अब देखो एग्रीकल्चर, आपने पहले अध्याय में पढ़ा कि औपनिवेशिक शासन काल में कृषि क्षेत्र में न तो समृद्धि हुई न ही समता रह पाई। स्वतंत्र भारत के नीति निर्माताओं को इन मुद्दों पर विचार करना पड़ा तथा उन्हें भू सुधारों तथा उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों के प्रयोग द्वारा भारतीय कृषि में एक क्रांति का संचार किया। अब ये चीज़ मतलब लैंड रिफॉर्म, देखो मेंस का भी टॉपिक है तो इसलिए पीटी का भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अब की बार भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन आएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की भू धारण पद्धति में जमींदार जागीरदार आदि का वर्चस्व था। ये खेतों में कोई सुधार किए बिना मात्र लगान की वसूली किया करते थे। भारतीय कृषि क्षेत्र की निम्न उत्पादकता के कारण भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका से अनाज का आयात करना पड़ा। ये 1965 की बात है, जब भारत 2 युद्ध झेल चुका था। तो ऐसा था कि भारत में उस टाइम, याद करो, जय जवान जय किसान का नारा भी लगाया गया था नेहरू उसके द्वारा, लाला लाजपत राय, क्या नाम था, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। तो उस टाइम क्या हो रहा था ना कि भारत को अनाज नहीं था, तो भारत ने अमेरिका से अनाज आयात किए थे, तो वो सड़ा हुआ अनाज भेज दिए थे, सोच लो। तब फिर भारत को लगा कि नहीं, अभी बहुत बुरा हो गया। तो फिर MS स्वामीनाथन, ये सब सारी चीज़ें, फिर अपन HIV बीज है उनका, हाइब्रिड जो हाई यील्ड प्रोडक्शन वाले बीज हैं उनके यूज करना पड़ा। कृषि में समानता लाने के लिए भू सुधारों की आवश्यकता हुई, जिसका मुख्य ध्येय जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन करना था। याद रखना ये चीज़, भू सुधार क्या सबसे मेन उद्देश्य था, याद रखना, यही यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन आया होगा। स्वतंत्रता के 1 वर्ष बाद ही देश में बिचौलियों के उन्मूलन तथा वास्तविक कृषकों को भूमि का स्वामी बनाने जैसे कदम उठाए गए। इसका ये उद्देश्य था कि भूमि का स्वामित्व किसानों को निवेश करने की प्रेरणा देगा, ठीक है। तो वो अपन देख ही चुके हैं। बशर्ते उन्हें पर्याप्त पूंजी उपलब्ध करवाई जाए। दरअसल समानता को बढ़ाने के लिए भूमि का अधिकतम सीमा निर्धारण एक दूसरी नीति थी, ठीक है। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति को कृषि भूमि के स्वामित्व का अधिकतम सीमा निर्धारण करना। इस नीति के उद्देश्य कुछ लोगों में भू स्वामित्व के संकेंद्रण को कम करना था। आज भी देखो ना, बहुत सारे लोगों के पास 100 बीघा ज़मीन है और बहुत सारे लोगों के पास 1 बीघा भी नहीं है। हरित क्रांति के बाद अब तुम्हारी पेशकश में कौन रुचि लेगा। अब आगे देखो, बिचौलियों के उन्मूलन का नतीजा यह था कि लगभग 200 लाख काश्तकारों को सरकार से सीधा संपर्क हो गया था। वे जमींदारों के द्वारा किए जा रहे शोषण से मुक्त हो गए। भू स्वामित्व से उन्हें उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन मिला। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, किंतु बिचौलियों के उन्मूलन कर समानता के लक्ष्य को पूर्ण प्राप्ति नहीं हो पाई। कानून की कमियों को लाभ उठाकर कुछ भूतपूर्व जमींदारों ने कुछ क्षेत्रों में बहुत बड़े भूखंडों को अपना स्वामित्व बनाए रखा। कुछ मामलों में काश्तकारों को बेदखल कर दिया गया और भूस्वामी ने अपने किसान भूस्वामी वास्तविक कृषक होने का दावा किया। इस टाइम क्या हो रहा था ना, देखो याद रखना, ये क्या कहते थे, जो मान जिनके पास 100 हज़ार बीघा ज़मीन थी, तो ये क्या कहते थे, अपने नौकरों के सबके ज़मीन नाम करवा लेते थे। तो सरकार के पत्नी वाइफ बच्चों ऐसे करके, तो ऐसे मूर्ख बना रहे थे। कृषकों को भूमि का स्वामित्व मिलने के बाद भी निरंतर कृषि श्रमिकों जैसे बटाईदार तथा भूमिहीन श्रमिक को भूमि सुधार से कोई लाभ नहीं हुआ। अधिकतम भूमि सुधार निर्धारण कानून में भी बाधाएं आई। बड़े जमींदारों ने इस कानून को न्यायालय में चुनौती दी, जिसके कारण इसे लागू करने में देरी हुई। इस अवधि में वे अपनी भूमि निकट संबंधियों आदि के नाम करवाकर कानून से बच के, देखो मैं बता रहा था जो बात। कानून में भी अनेक कमियां थी, जिनके द्वारा बड़े जमींदारों ने भूमि का अधिकार बनाए रखने के लिए लाभ उठाया। केरल और पश्चिम बंगाल की सरकारें वास्तविक किसानों को भूमि देने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध थी। इसी कारण इन प्रांतों में भूमि सुधार कार्यों को विशेष सफलता मिली। यही याद रखना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साम्यवादी सरकारें थी, कम्युनिस्ट सरकार थी, इस कारण से यहाँ पे लागू हुआ रही है। इसीलिए देखो ना केरल में क्यों एजुकेशन सब, यही कारण है, गरीबी क्यों नहीं है वहाँ पे, यही कारण है। दुर्भाग्यवश अन्य प्रांतों सरकारों में इस तरह की प्रतिबद्धता नहीं थी, अतः आज तक जोतों में भारी असमानता बनी हुई। इसलिए बिहार में जो गरीबी है, जो बिहार बोलते हैं ना क्यों बर्बाद है, सबसे बड़ा कारण यही है, सबसे बड़ा कारण बिहार में। हरित क्रांति मैं फिर बता रहा हूँ क्यों इम्पोर्टेंट है पीटी के लिए, क्योंकि MS स्वामीनाथन को वो भी मिला है, भारत रत्न भी मिला, ठीक है, और आंदोलन भी हो रहा, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपकी बात। स्वतंत्रता के समय देश की 75% जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी। इस क्षेत्र में उत्पादकता बहुत कम थी,
क्योंकि पुराने प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता था और अधिसंख्यक किसानों के पास आधारिक संरचना का भी नितांत अभाव था। आधारिक संरचना मतलब कि नहर वहर नहीं था, ट्यूबवेल नहीं थे, ठीक है, फुहारा सिंचाई सब नहीं था। भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है। यदि मानसून स्तर कम होता तो किसानों को कठिनाई होती थी, क्योंकि उन्हें सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। यह सुविधा कुछ ही किसानों के पास थी। औपनिवेशिक काल का कृषि गतिरोध हरित क्रांति से स्थायी रूप से समाप्त हो गए। इसका तात्पर्य है, देखो क्या तात्पर्य है, मतलब हरित क्रांति में क्या है कि तात्पर्य उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों का HYV के प्रयोग से है, ठीक है, प्रयोग से है। विशेषकर गेहूं तथा चावल उत्पादन में वृद्धि से ये चीज़ याद रखना। इन बीजों के प्रयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक, कीटनाशकों तथा निश्चित जल की पूर्ति की भी आवश्यकता थी, ये चीज़ याद रखना। इन आगतों को सही अनुपात में प्रयोग होना भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। बीजों का अधिक पैदावार वाली किस्मों से लाभ उठाने वाले किसानों को सिंचाई को विश्वसनीय सुविधाओं और उर्वरकों तथा कीटनाशकों आदि की खरीदारी के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता थी। अतः हरित क्रांति के पहले चरण में लगभग 1960 के दशक के मध्य से लेकर 1970 के दशक तक मध्य तक HYV के बीजों का प्रयोग पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित रहा। इसके अतिरिक्त HYV बीजों का लाभ केवल गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों को ही मिल पाया। हरित क्रांति के द्वितीय चरण 1970 से 1980 के मध्य से 1980 के दशक तक मध्यकाल में HYV बीजों की प्रौद्योगिकी का विस्तार कई राज्यों तक पहुंचा और कई फसलों को लाभ हुआ। इस प्रकार हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के प्रसार से भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। अब भारत अपने खाद्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अमेरिका या किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं था। आज तो ये स्थिति कि भारत उल्टा है, एक्सपोर्ट करता है बाहर। आज ऐसी स्थिति है भारत पूरे विश्व को खिला सकता है, इतना वो स्टॉक पड़ा है। यदि किसान बाजार में बेचने की जगह इस उत्पादन का अधिकांश भाग स्वयं ही उपभोग करे तो अधिक उत्पादन से अर्थव्यवस्था पर कुल मिलाकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर यदि किसान पर्याप्त मात्रा में अपना उत्पादन बाजार में बेच सके तो अधिक उत्पादन का निश्चित ही अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। किसानों द्वारा उत्पादन को बाजार में बेचा गया अंश ही विपणित अधिशेष कहलाता है, ये चीज़ याद रखना। मतलब सरप्लस प्रोडक्शन बोलते हैं इसको। जैसे मान लो घर की आवश्यकता पूर्ति होगी, फिर जो बोरी बच रही उसको मार्केट में जाके बेच रहे। हरित क्रांति काल में किसान अपने गेहूं और चावल के अतिरिक्त उत्पादन का अच्छा खासा भाग बाजार में बेच रहे थे। इसके फलस्वरूप खाद्यान्न की कीमतों में उपभोग की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा कमी आई, ठीक है। अपनी कुल आय के बहुत बड़े प्रतिशत का भोजन पर खर्च करने वाले निम्न आय वर्गों की कीमतों में सापेक्ष कमी से बहुत लाभ हुआ। अब सब भाई बात है उनको, पहले भाई जैसे मान लो कि चावल 100 रुपये किलो मिल रहा था, अब बाहर में इतना प्रोडक्शन होने लगा 20 रुपये किलो हो गए, अब 80 रुपये बच गए ना इनके, तो 80 रुपये बच गए तो ये और जगह इन्वेस्ट करेंगे। हरित क्रांति के कारण सरकार पर्याप्त खाद्यान्न प्राप्त कर सुरक्षित स्टॉक बना सकी, जिसके खाद्यान्नों को कमी के समय प्रयोग किया जा सकता था। ये चीज़ रखने पेशेंट क्वेश्चन पूछा है ये भी। यद्यपि हरित क्रांति से देश बहुत लाभान्वित हुआ, यह में प्रौद्योगिकी पूरी तरह निरापद नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ कमियां तो है, ये चीज़ याद रख लेना। एक जोखिम यह था कि इससे छोटे और बड़े किसानों के बीच असमानताएं बढ़ने की संभावना थी और वो बढ़ी। इसलिए देखो ना, पंजाब हरियाणा किसान बहुत समृद्ध है, क्योंकि केवल बड़े किसान अपेक्षित आगतों को खरीदने में सक्षम थे, जिससे उन्हें हरित क्रांति का अधिकांश लाभ प्राप्त हो जाता। इसके अतिरिक्त इन फसलों में कीटनाशकों के आक्रमण की भी संभावना अधिक होती है। ऐसी दशा में इस प्रौद्योगिकी को अपनाने वाले छोटे किसानों की फसल का सब कुछ नष्ट हो जाता है। सौभाग्यवश सरकार के द्वारा किए गए कुछ उपायों के कारण यह आशंकाएं सत्य साबित नहीं हुई। सरकार ने निम्न ब्याज दर पर छोटे किसानों को ऋण दिए और उर्वरकों पर आर्थिक सहायता दी, ताकि छोटे किसानों को यह आवश्यक आगत उपलब्ध हो सके। छोटे किसानों को इन आगतों की प्राप्ति से छोटे खेतों की उपज उत्पादकता भी समय के साथ बढ़े और खेतों की पैदावार के बराबर हो गई बड़े खेतों के। इस प्रकार हरित क्रांति से छोटे बड़े सभी किसानों को लाभ मिला। सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान संस्थानों की सेवाओं के कारण छोटे किसानों के जोखिम भी कम हो गए, जो कीटनाशकों के आक्रमण से उनकी फसलों को बर्बादी का कारण बना था। याद रखना, पूछा इसीलिए बना हुआ है दिल्ली में। यदि सरकार ने इस प्रौद्योगिकी को लाभ छोटे किसानों को उपलब्ध कराने के लिए व्यापक प्रयास नहीं किए होते तो इस क्रांति का लाभ केवल धनी किसानों को ही मिलता। तो ये चीज़ रख लें, इसीलिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है ये सारी चीज़ें। यूपीएससी 2020 में फिर से क्वेश्चन पूछा था कि यूरिया सब्सिडी हटाने का क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, उस टाइप से क्वेश्चन आया था, ये देखना जाके 2020 में। सहायकी पर बहस, ये भी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी मेंस में भी पूछा था, ठीक है, पीटी में क्वेश्चन आया हुआ। आजकल कृषि क्षेत्र को दी जा रही आर्थिक सहायकी को आर्थिक औचित्य गर्मा गर्म बहस का मुद्दा बन गया है। इस बात से तो सभी सहमत है कि किसानों द्वारा और सामान्य छोटे किसानों द्वारा विशेष रूप से नई HYV प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु सहायता दी जानी आवश्यक थी।
किसान प्राय किसी भी नई प्रौद्योगिकी जोखिम पूर्ण समझते हैं, अतः किसानों द्वारा नई प्रौद्योगिकी परख के लिए सहायता की आवश्यकता थी। कुछ अर्थशास्त्रियों के मत है कि एक बार प्रौद्योगिकी लाभ मिल जाने तथा उसके व्यापक प्रचलन के बाद सहायता धीरे धीरे समाप्त कर देनी चाहिए, क्योंकि उनका उद्देश्य पूरा हो गया है। यही नहीं है, यद्यपि सहायकी का ध्येय तो किसानों को लाभ पहुंचाना है, किंतु उर्वरक सहायकी का लाभ बड़ी मात्रा में प्राय उर्वरक उद्योग तथा अधिक समृद्ध क्षेत्र के किसानों को ही पहुंचाता है। सर ये सब्सिडी होगा ना? हाँ, सहायकी उसी को बोलते हैं। और यही कारण है कि 2022 में क्वेश्चन आया था। अतः यह तर्क दिया जाता है कि उर्वरकों पर सहायकी जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है, इनसे लक्षित समूह को लाभ नहीं होता और सरकारी कोष पर अनावश्यक भारी बोझ पड़ता है। दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञ मत है कि सरकार को कृषि सहायता जारी रखनी चाहिए, क्योंकि भारत में कृषि एक बहुत ही जोखिम भरा व्यवसाय है। अधिकांश किसान बहुत गरीब है और सहायता को समाप्त करने से वे अपेक्षित आगतों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। सहायता समाप्त करने से गरीब और अमीर किसानों के बीच असमानता और बढ़ेगी, समता के लक्ष्य का उल्लंघन होगा। याद रखना, इसीलिए अपनी योजना का एक लक्ष्य क्या था? समता। तो ये भी जरूरी है। इन विशेषज्ञों तरह का यदि सहायकी से बड़े किसानों को तथा औरों को अधिक लाभ हो रहा है तो सही नीति सहायकी समाप्त करना ही नहीं है, बल्कि ऐसे कदम उठाना जिनसे केवल निर्धन किसानों को इनका लाभ मिले। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अभी ये पढ़ते हैं, रुक जाओ। कीमत संकेतों के रूप में आपने पिछले कक्षा में पढ़ा होगा कि बाजार में कीमतों निर्धारण किस प्रकार होता है। यह समझना आवश्यक है कि कीमतें वस्तुओं की उपलब्धता का संकेत है। यदि कोई वस्तु दुर्लभ हो जाती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है और कीमतों के आधार पर उसके प्रयोग के संबंध में सही निर्णय लेने की इसके उपभोक्ताओं को प्रेरणा मिलती है। यदि निम्न पूर्ति मतलब निम्न सप्लाई लो सप्लाई के कारण पानी की कीमत बढ़ जाती है तो लोग इसके उपयोग सावधानीपूर्वक करेंगे। उदाहरण के लिए पानी संरक्षण के लिए वे बगीचे में पानी देना बंद कर सकते हैं। जब भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ती है तो हम शिकायत करते हैं और सरकार पर दोषारोपण करते हैं, परंतु पेट्रोल की कीमत में वृद्धि इसकी अधिक कमी को दर्शाती है और कीमत वृद्धि इस बात का संकेत है कि पेट्रोल कम मात्रा में उपलब्ध है। तो वही डिमांड सप्लाई वाला खेल। यह पेट्रोल कम उपभोग करने और वैकल्पिक ईंधनों की तलाश की प्रेरणा देता है। कुछ अर्थशास्त्रियों को कहना है कि सहायकी कीमतों की वस्तु की पूर्ति का संकेतक नहीं होने देती है। जब बिजली और पानी का सहायकी युक्त दरों पर यह निःशुल्क प्रदान किया जाता है तो उनकी कमी का ध्यान रखे बिना उनका फिजूल उपयोग किया जाएगा। ये बात तो सही है। यदि पानी निःशुल्क प्रदान किया जाएगा तो किसान पानी प्रदान फसल उगाएंगे, भले ही उस क्षेत्र में जल संसाधन में कमी हो। इन फसलों से दुर्लभ संसाधन भी कम हो जाएंगे। यही तो कारण है कि आजकल सब जगह सूखा हो गया है। यदि पानी की कीमत दुर्लभता के अनुसार निर्धारित की जाए तो किसान क्षेत्र के अनुकूल उपयुक्त फसल उगाएंगे। उर्वरक कीटनाशक पर सहायकी संसाधनों का प्रयोग बढ़ाएंगे जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। सहायकी से फिजूल उपयोग को बढ़ावा मिलता है। प्रेरणा की दृष्टि से सहायकी पर विचार करें। समय से पूछे क्या किसानों को निःशुल्क बिजली प्रदान करना आर्थिक दृष्टि से उचित है? नो, याद रखना सही नहीं है। 1960 के दशक के अंत तक देश में कृषि उत्पादकता की वृद्धि से भारतीय खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो गया। यह निश्चय ही गौरवपूर्ण उपलब्धि रही। इसके बावजूद नकारात्मक पहलू यह रखे 1990 तक देश की 65% जनसंख्या कृषि में लगी हुई थी और आज भी 50% लगी हुई है। ये चीज़ याद रखना। अर्थशास्त्र से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जैसे जैसे देश संपन्न होता है सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान में और उस पर निर्भर जनसंख्या में पर्याप्त कमी आती है। भारत में 1950 से 1990 की अवधि में यदि भी जीडीपी में कृषि के अंशदान में तो भारी कमी है। याद रखना 14 से लेकर 18% ही हो गया, परंतु इसमें जो लोग अभी भी उतने लगे हुए हैं, पर कृषि पर निर्भर जनसंख्या अनुपात में नहीं। जैसे 1950 में मान लो कि इतने लोग थे, 1990 तक घटकर इतने ही लोग हैं। सोचो इतनी कमी आई है, पर जीडीपी में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई है। इससे क्या होता है ना, स्वाभाविक सी बात है, अब जो इनकम है वो बहुत कम होगी। इस क्षेत्र में इतनी उत्पादन वृद्धि तो न्यूनतम श्रम के उपयोग द्वारा भी संभव थी। फिर इस क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को लगे रहने की क्या हो सकता है? इसीलिए जो याद रखना, डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसका उत्तर यही है कि उद्योग क्षेत्र को और सेवा क्षेत्र कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नहीं खपा पाए। अनेक अर्थशास्त्री 1950-90 के दौरान अपनाएगी नीतियों की विफलता मानते हैं कि अपन उधर ज़्यादा, इसलिए मैं बताऊँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना जरूरी है। एक छात्र समूह को कृषि पर ले जाइए, छोड़ो ये सब चीज़ें। अब रुक जाओ, एक चीज़ देखो इधर, यह तो कोई मतलब नहीं है। विश्व बैंक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूपीएससी यहीं की रिपोर्ट पूछती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन याद रखना। G7, G8, G10 देशों की बैठकों की क्षमता पत्र एक करे, ये याद रखना। इन तीनों की रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होती है। देखो भारत में ये देखो, एक देखो 1950 में कृषि क्षेत्र में इतने लोग लगे हुए थे और आज उस टाइम इतने लगे हुए थे। उद्योग में इतने लोग थे, सोचो इतना ही लोग बढ़े। अभी याद रखना जरूरी है। हाँ, 1991 हाँ, कंपेरिजन स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इतना मेंस आंसर राइटिंग। हाँ, मेंस आंसर राइटिंग, पीटी के लिए नहीं।
ठीक है। भूल जाते हैं सर इसको। बहुत सारा डेटा हो गया है ना सर, इधर उधर मिक्स हो रहा है ये। क्या मिक्स हो रहा? इसमें भी है, ज्योग्राफी में भी है, अरे थोड़ा बहुत मतलब एनसीईआरटी में बहुत पुराना डेटा दे रखा है। एनालिटिकल अप्रोच नहीं अपनाओगे ना तो ये चीज़ रख लेना, मेंस में नंबर नहीं मिलेंगे। आप सोचो कि अच्छा ऐसे सीधा सीधा आंसर लिख के आ जाओगे तो गया जमाना। नहीं तो सर ज्यादा नहीं तो इतना याद रख सकते हैं ना कि अरे मोटा मोटा आइडिया। हाँ 1950 से 51 के बीच में ज्यादा था कृषि में, इसमें 66.8 हो गया, कम हो गया। पर इतना कम नहीं हुआ ना जितना होना चाहिए। उद्योग और व्यापार। अर्थशास्त्र ने ऐसा पाया कि निर्धन राष्ट्र तभी प्रगति कर पाते हैं जब उनमें अच्छे औद्योगिक क्षेत्र होते हैं। उद्योग रोजगार उपलब्ध कराते हैं और यहाँ कृषि में रोजगार की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। इनसे आधुनिकीकरण और समग्र समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। इन्हीं कारणों से हमारी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास पर अत्यधिक बल दिया गया था। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा होगा कि स्वतंत्रता के समय भारत में बहुत कम उद्योग थे। हाँ आपने देखा था, टाटा स्टील यही थे बस। अधिकांश उद्योग सूती वस्त्र, पटसन आदि तक ही सीमित थे। जमशेदपुर और कोलकाता में लोहा व इस्पात की प्रबंधित फर्में थी, वेल मैनेज। यदि अर्थव्यवस्था का विकास करना था तो हमें ऐसे औद्योगिक आधार का विस्तार करने की आवश्यकता थी जिसमें विविध प्रकार के उद्योग हो। मतलब सबाइश पता है कि मतलब बोलते हैं ना, डाइवर्सिटी ऑफ इंडस्ट्री होनी चाहिए। भारतीय औद्योगिक विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का, हमारे नीति निर्माताओं के समक्ष एक बहुत बड़ा प्रश्न ये था कि औद्योगिक विकास में सरकार और निजी क्षेत्र की क्या भूमिका होनी चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय उद्योगपतियों के पास भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास हेतु उद्योगों में निवेश करने के लिए अपेक्षित पूंजी नहीं थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इतना बड़ा बाजार भी नहीं था जिसमें उद्योगपतियों की मुख्य परियोजना शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिलता। यदि भी उनके पास ऐसा करने के लिए पूंजी भी थी, इन्हीं कारणों से सरकार को औद्योगिक क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने में व्यापक भूमिका निभानी पड़ी। इसके अतिरिक्त भारतीय अर्थव्यवस्था को समाजवाद के पथ पर अग्रसर करने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह निर्णय लिया गया कि सरकार अर्थव्यवस्था में बड़े तथा भारी उद्योगों को नियंत्रण करेगी। इसका अर्थ यह था कि सरकार उन उद्योगों पर पूर्ण नियंत्रण रखेंगी जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे। निजी क्षेत्र की नीतियाँ सार्वजनिक क्षेत्र की नीतियों के अनुपूरक होगी और सार्वजनिक क्षेत्र अग्रणी भूमिका निभाएगा। इसलिए जितने भी आप इंडस्ट्री देखते हो पीयूएसयू, सब उसी टाइम बनाएगी। ये भील स्टील प्लांट हो गया, जमशेदपुर हो गया, ये कोल इंडिया हो गई, ये सारी सब चीज़ें। आप देखो एक औद्योगिक नीति अपन पढ़े थे 1948 वाले, और ये प्रपोजल आया 1956। भारी उद्योगों को याद रखना क्योंकि सेकेंड जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें यही किए गए थे। नियंत्रण रखने के लिए सरकार के लक्ष्य के अनुसार औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 को अंगीकार किया गया। इस प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया। द्वितीय योजना ही समाज के समाजवादी स्वरूप का आधार तैयार करने का प्रयास किया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार उद्योगों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। प्रथम वर्ग में उद्योग शामिल थे जिन पर सरकार का अनन्य स्वामित्व, मतलब ओनली गवर्नमेंट ओन, मतलब गवर्नमेंट। याद करो जब उस जमाने में ऐसा होता था, गवर्नमेंट ही स्कूटर बना रही थी, घड़ी बना रही थी। दूसरे वर्ग में उद्योग शामिल थे जिनके लिए निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के साथ मिलकर प्रयास करते थे, परंतु उनमें नई इकाइयों को शुरू करने की एकमात्र जिम्मेदारी राज्य की होती थी। तीसरे वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। यद्यपि निजी क्षेत्र में आने वाले उद्योगों का भी एक वर्ग था, लेकिन इसके क्षेत्र को लाइसेंस पद्धति के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में रखाया गया, इसीलिए लाइसेंस राज शुरू हुआ। इसलिए लाल फीताशाही ये सब जो पढ़ते हो आप, उसी टाइम रेड टेपिज्म, मतलब ये होता था कि जो अफसर होते थे वो जाते थे इन लोगों के पास, घूस लेते थे, बहुत बड़ा लेवल पे चलता था करप्शन। नए उद्योगों को तब तक अनुमति नहीं दी जाती थी जब तक सरकार से लाइसेंस नहीं प्राप्त कर लिया जाता था। इस नीति को प्रयोग पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। यदि उद्योग आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में लगाए गए तो लाइसेंस प्राप्त करना आसान था। इसके अतिरिक्त उन इकाइयों को कुछ रियायतें जैसे कर लाभ तथा कम प्रशुल्क पर बिजली दी गई। इस नीति का उद्देश्य क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना था। वर्तमान उद्योगों भी उत्पादन बढ़ाने या विविध प्रकार के उत्पादन वस्तुओं की नई किस्मों का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होता था। इसका अर्थ यह सुनिश्चित करना था कि उत्पादित वस्तु की मात्रा अर्थव्यवस्था द्वारा अपेक्षित मात्रा से अधिक न हो। उत्पादन बढ़ाने का लाइसेंस केवल तभी दिया जाता था जब सरकार इस बात से आश्वस्त होती थी कि अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में वस्तुओं की आवश्यकता है। मतलब सरकार एक चीज़ याद रखना कि जैसे नल होता है ना, नल जिसमें आप जितना पानी चाह रहे उतना ही, तो सरकार ये काम रेगुलेटिंग की भूमिका निभाती थी, आपको कितना प्रोडक्शन करना है। इसलिए तो बहुत उस टाइम माफिया राज चलता था। लघु उद्योग 1925 में ग्राम तथा लघु उद्योग समिति, जिसे करवी समिति याद रखना इंपॉर्टेंट है, छोटे मोटे एग्जाम डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, समिति भी कहा जाता था, ने इस बात की संभावना पर विचार किया कि ग्रामीण विकास की प्रोत्साहित करने के लिए लघु उद्योग को प्रयोग किया जाए। जो एमएसएमई पढ़ते हो आप वो वही है। लघु उद्योगों की परिभाषा किसी इकाई की परिसंपत्ति के लिए दिए जाने वाले अधिकतम निवेश के संदर्भ में दी जाती है।
समय के साथ साथ निवेश की सीमा भी बदलती रही। 1950 में लघु औद्योगिक इकाई उसे कहा जाता था जो 5 लाख रुपये का अधिकतम निवेश करती थी। इस समय 1 करोड़ रुपये का अधिकतम निवेश किया जा सकता है। इसलिए याद करो, प्रश्न 2023 में क्वेश्चन पूछा, क्योंकि एमएसएमई के डेफिनेशन में चेंजेस हुए थे। ऐसा माना जाता है कि लघु उद्योग अधिक श्रम प्रदान होते हैं, अर्थात उनमें बड़े पैमाने के उद्योगों की अपेक्षा श्रम का प्रयोग अधिक किया जाता है, अतः वे अधिक रोजगारों का सृजन करते हैं, लेकिन ये बड़ी औद्योगिक फर्मों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। यह स्पष्ट है कि लघु उद्योगों के विकास के लिए बड़ी फर्मों से उनकी रक्षा किए जाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए अनेक उत्पादों को लघु उद्योगों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। ऐसे आरक्षण की कसौटी यह थी कि ये इकाइयाँ उन वस्तुओं के विनिर्माण के योग्य हैं। उन्हें अन्य रियायतें भी दी गई थी, जैसे कम उत्पाद शुल्क तथा कम ब्याज दरों पर बैंक ऋण। व्यापार नीति, आयात प्रतिस्थापन। ठीक है, मतलब समझ बात है कि पहले याद करो ब्रिटिश दौर में क्या हो रहा था, बाहर से कुछ कच्चे माल लाया जाता था और यहाँ पे जो पक्का माल था निर्मित होता तो बेच दिया। तो आयात प्रतिस्थापन, तो भारत चाह रहे थे कि इसको रिप्लेस किया जाए। भारत द्वारा अपनाई गई औद्योगिक नीति व्यापार नीति से घनिष्ठ रूप से संबंध थी। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना में व्यापार की विशेषता अंतर्मुखी व्यापार नीति थी। तकनीकी रूप से इस नीति को आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है। इस नीति का उद्देश्य आयात के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा पूर्ति करना। उदाहरण के लिए विदेश में निर्मित वाहनों का आयात करने के स्थान पर उन्हें भारत में निर्मित करने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए। इस नीति के अनुसार सरकार ने विदेशी प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योगों की रक्षा की। आयात संरक्षण के 2 प्रकार थे, प्रशुल्क और कोटा। प्रशुल्क ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्रशुल्क आयातित वस्तु पर लगाया गया कर है। प्रशुल्क लगाने पर आयातित वस्तु अधिक महंगी हो जाती है और जो वस्तु के प्रयोग को हतोत्साहित करती है, ये चीज़ याद रखना। कोटा क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। कोटे में वस्तुओं की मात्रा निर्दिष्ट होती है जिन्हें आयात किया जा सकता है। अब देखो ध्यान से देखना, देखो प्रशुल्क मतलब जैसे मान लो कि कोई भी मान लो कि जैसे याद रखना कि यहाँ पे बहुत सारी जैसे महंगी जो गाड़ियाँ होती है, भारत चाह रही है कि वो यहाँ नहीं आए, तो क्या करेगी, इसका टैक्स बढ़ा देगी। तो वो 1 लाख की थी और वो पड़ जाएगी 2 लाख की, तो नहीं खरीदेंगे लोग। कोटा निर्धारित मतलब कि इतना ही आप आयात कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, जैसे सोना होता है, ये सारी चीज़ें। प्रशुल्क और कोटे का प्रभाव यह होता है कि उनसे आयात प्रतिबंधित हो जाते हैं और उनमें विदेशी प्रतिस्पर्धा से देसी फर्मों की रक्षा होती है। ये चीज़ याद रखना। संरक्षण की नीति इस धारणा पर आधारित है कि विकासशील देशों को उद्योग अधिक विकसित देशों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं था। यह माना जाता है कि यदि घरेलू उद्योगों पर संरक्षण किया जाता है तो समय के साथ वे प्रतिस्पर्धा करना भी सीख लेंगे। हमारे योजनाकारों को यही आकांक्षा थी। अब देखो, उस टाइम दिया गया क्षेत्रक है, सकल घरेलू उत्पाद के जीडीपी में कितना योगदान था। उस टाइम सोचो 59 था, इस टाइम ये हो गया। अभी तो इतना है कि 14 से 18% ही है। उद्योगों 13% था, 24 था, अभी इनका 29% के समथिंग है। और ये देखो 28 था, 40 था, अभी लगभग 60 के समथिंग जा चुके हैं। तो ये चीज़ याद रखना और कोई नहीं। यदि आयातों पर प्रतिबंध लगाया जाता तो विलासिता की वस्तुओं के आयात पर विदेशी मुद्रा खर्च होने की संभावना बढ़ जाती। 1980 के दशक के मध्य निर्यात संवर्धन पर कोई गंभीर विचार नहीं किया गया था। औद्योगिक विकास पर नीतियों का प्रभाव। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारत के औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धियां वस्तुतः उल्लेखनीय रही। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा प्रदत्त जीडीपी का अनुपात 1950-51 में 13% से बढ़कर 1990 में 24.6% ही हो गया। जीडीपी से उद्योगों में हिस्सेदारी में बढ़ोतरी विकास के महत्वपूर्ण सूचक है। इस अवधि के दौरान औद्योगिक क्षेत्र की 6% वार्षिक संवर्धित दर प्रशंसनीय। भारतीय उद्योग सूती वस्त्र और पटसन तक सीमित नहीं थे। वस्तुतः औद्योगिक क्षेत्र प्राय सार्वजनिक क्षेत्र के कारण विविधतापूर्ण बन गया था। लघु उद्योग के संवर्धन से उन लोगों को अवसर प्राप्त हुआ जिनके पास व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए बड़े फर्मों की प्रारंभ करने हेतु पूंजी नहीं थी। विदेशी प्रतिस्पर्धा के प्रति संरक्षण से उन इलेक्ट्रॉनिक व ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में देसी उद्योगों का विकास हुआ जिनका विकास अन्यथा संभव नहीं था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि एक इम्पोर्टेंट है कि किस सेंस में बता रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किए गए योगदान के बावजूद कुछ अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उद्यमों के निष्पादन की कड़ी आलोचना की। इस अध्याय के प्रारंभ में यह प्रस्तावित किया गया था कि शुरू में सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकता अधिक थी। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया कि सरकारी उद्यमों ने कुछ वस्तुएं सेवाओं का उत्पादन प्राय उन पर एकाधिकार रखते हुए जारी रखा जिनकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। ये बात भी सही है। मैं बता रहा हूँ उस टाइम मोबाइल, ये जो स्कूटर, जो बजाज, इस टाइप के दूरसंचार सेवा का प्रावधान किया जाना दूसरा उदाहरण है। इस उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षण प्रदान किया गया, जबकि देखा गया कि निजी क्षेत्र के फर्म भी उपलब्ध करा सकते थे।
1990 के दशक के अंत तक भी प्रतिस्पर्धा न होने के कारण व्यक्ति को टेलीफोन कनेक्शन लेने में लंबे समय प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। उस टाइम मोबाइल फ़ोन होना मतलब बहुत बड़ी बात थी उस दौर में। इसका दूसरा उदाहरण मॉडर्न ब्रेड की स्थापना है, जो ब्रेड विनिर्माण करने वाली एक फर्म है, जिसे निजी क्षेत्र ब्रेड का निर्माण ही नहीं कर सकता था। 2001 में यह फर्म निजी क्षेत्र को बेच दी गई। मुख्य बात है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की योजना विकसित करने के 4 दशक बाद भी दोनों के बीच कोई अंतर नहीं किया गया कि केवल सार्वजनिक क्षेत्र क्या कर सकता है और निजी क्षेत्र क्या कर सकता है। उदाहरण के लिए आज भी केवल सार्वजनिक क्षेत्र की राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करता है। यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र होटलों को भी व्यवस्था भी कर सकता है, तथापि सरकार होटल चलाती है। इस आधार पर कुछ विद्वानों ने तर्क दिया कि राज्य को उन क्षेत्रों से हट जाना चाहिए जिसमें निजी क्षेत्र कार्य कर सकते हैं। ये बात सही भी है, क्योंकि करप्शन होता है। याद देखो ना, सरकार की जो सुविधाएं होती है वो बहुत ख़राब होती है। सरकार ऐसी महत्वपूर्ण सेवाओं पर संसाधनों को संकेंद्रण कर सकती है जिन्हें निजी क्षेत्र उपलब्ध नहीं करा सकते। अनेक सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों ने भारी नुकसान उठाया था, लेकिन उन्होंने काम जारी रखा, क्योंकि किसी सरकारी उपकरणों का बंद किया जाना कठिन है, भले ही इसके कारण राष्ट्र के सीमित संसाधनों का निकास होता रहे। इसका अर्थ ये नहीं है कि निजी फर्मों को सदैव लाभ होता ही हो। वास्तव में कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की फर्में मूलतः निजी फर्में थी जो हानि के कारण बंद होने को थी। उसके बाद कामगारों को नौकरियों की सुरक्षा के लिए उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। बहरहाल, नुकसान उठाने वाली निजी फर्में अपने को बनाए रखने के लिए संसाधनों का अपव्यय नहीं होने देगी। किसी उद्योग को शुरू करने के लिए आवश्यक लाइसेंस को कुछ औद्योगिक घरानों द्वारा दुरुपयोग भी किया गया। बड़े उद्योगपति नई फर्में शुरू करने के लिए नहीं, बल्कि नई प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर लेते थे। परमिट लाइसेंस राज के अत्यधिक नियमन के कारण कुछ फर्में कार्यकुशल नहीं बन पाई। उद्योगपति अपने उत्पादन के विषय में विचार करने की अपेक्षा लाइसेंस प्राप्त करने की कोशिश में थे और संबंधित मंत्रालय में लॉबी बनाने में समय व्यवस्थित थी। याद रखना, इसीलिए दबाव, प्रेशर ग्रुप, ये सारी चीज़ें तभी बनी। विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण की आलोचना भी इस आधार पर की जा रही है कि यह उस स्थिति के बाद भी जारी रहा जब यह सिद्ध हो चुका था कि इसे लाभ के स्थान पर नुकसान अधिक होगा। आयातों पर यही कारण है कि उस टाइम विरोध किया जाता है, इसलिए बीजेपी वाले अभी भी आज यही को, अरे सही भी, उस टाइम बहुत ज़्यादा वो था। आयातों पर प्रतिबंध के कारण भारतीय उपभोक्ता को उन वस्तुओं को खरीदना पड़ता था जिनका उत्पादन भारतीय उत्पादक करते थे। उत्पादक इस बात से अवगत थे कि उनके पास एक अवैध बाजार है, अतः उन्हें अपनी वस्तुओं की गुणवत्ता सुधारने तो कोई प्रेरणा नहीं थी। जब वे घटिया वस्तुओं की ऊंची कीमतों पर बेच सकते थे, तब वे उनके गुणवत्ता में सुधार करने की क्यों सोचते। आयातों की प्रतिस्पर्धा ने हमारे उत्पादकों को और अधिक दक्ष बनाने को बाध्य किया। कुछ अर्थशास्त्रियों का भी मत है कि सार्वजनिक क्षेत्र का प्रयोजन लाभ कमाना नहीं है, बल्कि राष्ट्र के कल्याण को बढ़ावा देना है। इस दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों का मूल्यांकन जनता के कल्याण के आधार पर किया जाना चाहिए। उनका मूल्यांकन उनके द्वारा कमाए गए लाभों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। संरक्षण के संबंध में कुछ अर्थशास्त्रियों का यह मत है कि हमें विदेशी प्रतिस्पर्धा से उत्पादनों का संरक्षण तब करना चाहिए जब तक धनी राष्ट्र ऐसा करते रहे। इन सभी विरोधों के कारण अर्थशास्त्रियों ने हमारी नीति में परिवर्तन करने का आग्रह किया। इन्हीं समस्या सहित इस समस्या के कारण सरकार ने 1991 में नई आर्थिक नीति पारित की। यही कारण है कि एलपीजी रिफॉर्म आया। अरे सही बात भी था, नहीं उस टाइम भारत के हालात बहुत ख़राब हो चुके थे। निष्कर्ष, प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति उल्लेखनीय रही। हमारे उद्योग स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की स्थिति की तुलना में विविधतापूर्ण हो गए। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। भूमि सुधार परिणाम यह हुआ कि घनी जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो गया। औद्योगिक क्षेत्र में अनेक अर्थशास्त्री सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निष्पादन से असंतुष्ट थे। अतिशय सरकारी नियमन के कारण उद्यमवर्ती अवरुद्ध हो गया। अब देखो, निष्कर्ष लिखने का तरीका सीखो यहाँ पे आंसर में। पहले पॉजिटिव बातें बताओ, फिर नेगेटिव बातें बताओ। आत्मनिर्भरता के नाम पर भारतीय उत्पादकों तथा संरक्षण विदेशी प्रतिस्पर्धा से किया गया और इससे उन्हें उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार करने की प्रेरणा नहीं मिली। भारतीय नीतियाँ अंतर्मुखी थी, उससे एक सशक्त निर्यात क्षेत्र विकसित करने में विफल रही। बदलते हुए वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के प्रसंग में यह सर्वथा महसूस किया जा रहा था कि आर्थिक नीति में सुधार करने की आवश्यकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक सफल बनाने के लिए 1991 में एक नई आर्थिक नीति शुरू की। इस विषय पर अगले अध्याय में चर्चा की जाएगी। पुनरावृत्त मतलब क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने एक आर्थिक पद्धति की कल्पना की जिसमें समाजवाद और पूंजीवाद की विशेषता सम्मिलित थी। इसकी परिणति मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल के रूप में हुई है। सभी आर्थिक योजनाएं पंचवर्षीय योजना के माध्यम से निर्मित की गई। पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य क्या थे, याद रखने चाहिए। समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। कृषि क्षेत्र में मुख्य नीतिगत पहलू थे भूमि सुधार और हरित क्रांति। इन पहलों से भारत को खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिली। कृषि पर निर्भर रहने वाले लोगों का अनुपात कम नहीं हुआ जैसे कि आशा थी। औद्योगिक क्षेत्र में नीतिगत आयात स्थापन पहले ने सकल घरेलू उत्पाद के लिए इसमें योगदान में वृद्धि की।
औद्योगिक क्षेत्र में एक बड़ी कमी यह थी कि सार्वजनिक क्षेत्र की कार्य पद्धति कुशल नहीं थी, क्योंकि यह घाटी की ओर उन्मुख थी, जिसके परिणाम से राष्ट्र के सीमित संसाधनों का बहिर्गमन और नुकसान हुआ। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हुए मेंस में, ही याद रख लेना। मेंस के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं डायरेक्ट, ये मेंस के लिए बहुत अच्छा है। देखो रुक जाओ, प्रधानमंत्री, देखो भूमि सुधार क्या है, भूमि सुधार अपन ने पढ़ा था। देखो इसमें कुछ पद के लिए योजना आयोग के अध्यक्ष होंगे सर। योजना आयोग वाला हाँ, यही पीटी में क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, ठीक है। और देखो सकल घरेलू उत्पाद यूपीएससी ने पीटी में क्वेश्चन पूछा, ये वाला, ठीक है। भूमि सुधार, ये भूमि सुधार पीटी में क्वेश्चन पूछा। सहायकी क्या होती है, ये मेंस में पीटी में क्वेश्चन पूछा। उत्पादक कार्य के सरकार द्वारा की, ये रहा ना, उत्पादक कार्य के सरकार द्वारा की मौद्रिक सहायता। कृषि क्षेत्र उत्पादकता के लिए किया गया सुधार, ये भूमि सुधार आ जाएगा। उच्च उत्पादकता वाले बीज, ये अधिक उत्पादन वाले बीज हो गया। आयात की जा सकने वाली मात्रा, ये कोटा हो गया। सकल घरेलू उत्पाद, ये हो गया किसी अर्थव्यवस्था एक वर्ष में उत्पादित की गई सभी अंतिम वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य। और ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हुए हैं, ठीक है। तो ये अगला चैप्टर अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। देखो अब मैं फिर बता रहा हूँ, साथ के साथ बस वो दृष्टि वाली वेबसाइट की क्वेश्चन बना लो, उतना कर लोगे तो मोर देन इनफ है। बना लिए सर दृष्टि वाले। कितने क्वेश्चन सही इकोनॉमी में तो 6 नंबर बनते हैं, मतलब कम बनते हैं? नहीं, सही बनते हैं। अच्छा, तो ये क्वेश्चन बना लेना, ठीक है। सब लोग एक बार बना लोगे ना, फिर चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए। मेरे 2 आधे गलत जाते हैं। मेरे हिस्ट्री में पूरे गलत जाते हैं, लगभग कई बार रिवीजन किया है, तब जाके थोड़ा सा ऐसा लगता है कि चलो ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, 4-5 क्वेश्चन आते हैं, मैं फिर बार बता रहा हूँ, एनसीईआरटी से ही आते हैं। पहला चैप्टर यहाँ पे बातें टेस्ट है, चलो ठीक है, करो फटाफट से सब लोग। तो अभी करने हैं? हाँ अभी करना है। अभी मैं सबसे पूछूंगा एक एक से। सर कौन सा वाला खोला आपने? चलो सब पता फटाफट से, मैं एक एक से पूछूंगा। हाँ अमित बताओ क्या आंसर इसका, और सब अपना आंसर सोच के रखो। अमित कोई नहीं है सर, मैं हूँ यहाँ पे। अरे भागिएगा छोड़ छाड़ के। चलो ठीक है, तो नगीना बताओ तुम्हें। सर इसमें दोनों होंगे। अच्छा, औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत सना तुम बताओ। सर पहला तो नहीं होगा, पहला नहीं होगा। अच्छा, तो दूसरा भी होगा। एक मिनट, अंग्रेजों की शासन स्थापना से पूर्व। सही है, पहले सही है सर। रुको। और दूसरा? औपनिवेशिक शासकों की आर्थिक नीतियां शासित देश और वहां के लोगों के आर्थिक हितों के संरक्षण और संवर्धन से प्रेरित थी। हाँ सर वो तो है, सही है सर। तो सी मार दूं मैं? चलो ठीक है, नेक्स्ट। अभी देखता हूँ, गलत हो तुम लोगों को पढ़ूंगा मैं। शासन के अंतर्गत कृषि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल के अंतर्गत बढ़ते उद्योगों के कारण भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था से एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदल गया। इस काल में एक बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया चलती रही। इस काल में कृषि क्षेत्र में वृद्धि के कारण कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। सर ये तो गलत होगा ना, क्योंकि विकास कहाँ हुआ था कृषि में? बताओ नगीना। सर तीसरा ही होगा, सी। दूसरा नहीं होगा? दूसरा कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया चलती रही थी। नहीं होगा सर। हाँ तुम बता सना, तुम्हारा क्या आंसर है? साल में एक बड़ी जनसंख्या के व्यवसाय होने के बाद पहला तो होगा नहीं इसमें।
तो तीसरा तो ऑलरेडी सही है। गतिहीन विकास की प्रक्रिया चलती रही, मतलब स्लो मोशन में। तो स्लो मोशन में तो चला था सब। 2 और 3। तो क्या मारो, 2 और 3 मारो या 3 मारो? चलो देखा, अपना अपना आंसर याद रखना। मैं लिख लेती हूँ। औपनिवेशिक काल में हो रहे औद्योगिकरण के पीछे औपनिवेशिक शासकों के उद्देश्य के संदर्भ में। सर सी। नहीं ना? हाँ सर सी होगा इसमें। चलो अगला करो। औपनिवेशिक शासनकाल में विदेशी व्यापार के संदर्भ में। भाई टाइम भी देख के जाओ, तुम लोग ऐसे पढ़ोगे तो तुम पेपर क्या है कंप्लीट कर पाओगे तुम लोग? सर कितने क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन और बचे इसके बाद। रुक जाओ। औपनिवेशिक शासनकाल में विदेशी व्यापार। औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई वस्तु उत्पादन, व्यापार तथा सीमा शुल्क प्रतिबंधकारी नीतियों का भारत के विदेशी व्यापार की संरचना, स्वरूप और आकार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। क्या है ना? अरे जल्दी बता, 2 क्वेश्चन और है, तुम लोग ऐसे मरवाओगे। इस काल में विशेष नगीना 3 तो गलत है सर। सर इसमें ना 1 और 2 होगा। चलो ठीक है, आगे देखो। अपने शासनकाल में बाहरी जानने की परिस्थिति। अपने शासन भारत में जनांगीय परिस्थिति, जनांगीय संक्रमण प्रदेश मृत्यु दर ऊंची थी। 35 वर्ष से भी कम था, 35 वर्ष तक था सर इसमें। बता जल्दी जल्दी, एक और क्वेश्चन करना है। मृत्यु दर बहुत ऊंची थी सर। जनन की परिस्थिति के संदर्भ में 1911-21। सर क्या पूछ रहा है? सही नहीं है पूछ रहा है। ये सर इसमें होगा, इसमें सर ऊंची थी। 1911 से लेके 21 तक थी, 21 के बाद सुधर गई थी। डी होगा सर इसमें। नहीं डी सही है सर। अभी देखता हूँ तुम लोग। चलो आखिरी क्वेश्चन करो फटाफट से। 4 सेकंड, ये खत्म, ये कुछ ही मार दो। तुम लोग ये देखो, पक्का तुम लोग पेपर कंप्लीट नहीं होगा भाई। नहीं सर यहाँ टाइम लग रहा है। नहीं वैसे हार्ड कॉपी होती ना तो कर लेते। ये लो भाई, बहुत बुरा स्कोर रहा तुम लोगों का। अरे तुम लोगों को देखो, बहुत बुरा स्कोर रहा, देखो। देखो तो सही, कौन सा सही हुआ, कौन सा गलत हुआ? पहला ही गलत। क्या है पहले में? पहले का ए आएगा भाई। तुम लोग अब देखो कहाँ गलतियाँ करते हो तुम लोग। फोड़ता हूँ तुम लोगों को। देखो औपनिवेशिक, देखो तुम लोग यही है ना, सुनो इधर। औपनिवेशिक शासकों की आर्थिक नीतियाँ शासित देश नहीं भाई, वो वहाँ के लोग आर्थिक, तो क्या भारत के लिए फायदेमंद शैली थी वो, इसीलिए गलत आएगा वो। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन। तो चलो ये सही हो गया, 2-3। अरे भाई गतिहीन विकास प्रक्रिया चल रही थी, बात तो सही है ही। ठीक है, ये भी चलो। सर मेन चीज होती है हमें क्वेश्चन का मतलब समझ आना चाहिए। जैसे सर गतिहीन, चलो लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए सर। लैंग्वेज, ये तो यूपीएससी की तो लैंग्वेज, फिर तुम क्या ही समझोगे तुम लोग। अब देखो ये देखो, कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। कल डायरेक्ट लाइन पढ़े थे अपन की, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। तुम लोगों को याद ही नहीं, तुम लोग, मुझे याद है। अब देखो इसमें वैसा भैक सी बात है, ये आएगा। जनसंख्या शब्द विस्फोटक अवस्था में नहीं थी, याद रखना। भारत की स्वतंत्रता के बाद में विस्फोटक काल शुरू होता है। जी तो सही तो सर लोएस्ट फॉर्म में थी 1911 से 21 के बीच में। ये देखो अपन तुक्के में लगाए थे, सही हो गया। ये होता तुक्का।
तुक्का ज्यादातर आंसर सही हो जाता है, कभी बिना सोचे समझे लगा दो, बी डी में से कोई भी है। चलो ठीक है, अगला चैप्टर तुम लोगों को देखता हूँ मैं। जो कहाँ किया है सर? अच्छा, जो चैप्टर किया है उसी का ही लो ना। हाँ तो उसी का तो ले रहा हूँ, तो अगला चैप्टर मतलब दूसरा चैप्टर आप शुरू आज जो किए थे। उसकी सर रिकॉर्डिंग देखी नहीं थी, एक बार रिवीजन नहीं किया था, नहीं तो हो जाते। चलो शुरू करो अब फटाफट से, टाइम भी है। ठीक है सर। इसमें तो एक भी गलत नहीं होना चाहिए, तुम लोगों को उठा के फेंक दूंगा, अभी पढ़ाया हूँ जस्ट। मिश्रित अर्थव्यवस्था। फोड़ दूंगा, ऐसे आंसर मत लगाओ, अपने यहाँ लिख के रखो। चलो अगला। बताओ नगीना जल्दी फटाफट, ऐसे टाइम भी नहीं रहता भाई। होगा सर, सी होगा, सी होगा। इसमें गलत हो ना फोड़ दूंगा तुम लोग। चलो करो फटाफट जल्दी। समाजवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण। दुकान द्वारा निजी संपत्ति का संग्रह नहीं किया जाता समाजवादी में। तीनों ही सही है सर। यदि श्रम पूंजी से सस्ता है, ठीक है, तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। यदि श्रम अपेक्षा पूंजी सस्ती है, उत्पादन के अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। ये लाइन टू लाइन पढ़ाया था डायरेक्ट। ये रुक जा, बता ना कि ना। स्वतंत्र व्यवस्था। श्रम पूंजी सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। मैं देखा तुम लोगों मेमोरी टेस्ट कैसा है तुम लोगों का। अरे ऐसे भी पूंजी पूंजी की बात हो रही तो पूंजी की बात कहाँ होती है, तब बस कॉमन सेंस। योजना है की स्थापना, यस 1950। कौन सी पंच महानगरीय मॉडल? द्वितीय दूसरी पंच योजना। ये था ना सर इसमें। एक वर्ष की अवधि में देश में उत्पादित सभी वस्तुओं सेवा के अंतिम बाजार मूल्य, तो इसको राष्ट्रीय आय कहते हैं। गलत। जीडीपी हो। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का सर्वाधिक योगदान, दोनों ही गलत है ये। डी। सर्विस सेक्टर योगदान है। हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद लागू किए गए भू सुधारों के किन राज्यों में सर्वाधिक सफलता मिली? पंजाब, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश। पंजाब किधर है? यूपी, पंजाब। लाओ सर ये होगा। डंडा लाओ, डंडा फोड़ दूंगा तुम लोगों को। केरल, पश्चिम बंगाल अभी भाई यहाँ होता। हाँ और मारो। क्या पूछ रहा है? भूमि सुधार पूछ रहा है, वो हरित क्रांति नहीं पूछ रहा है जो तुम लोग मार रहे। याद रहा सर मुझे। अभी अब आप बताओ इसमें आएगा तो आंसर। अब बताओ। उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों का प्रयोग किन राज्यों तक सीमित रहा? इसमें आएगा सर पंजाब और हरियाणा। अच्छा और सर गलत है क्या ये? पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र हरियाणा। प्रदेश। अरे हरियाणा नहीं आएगा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। आज ही पढ़े हो तुम लोग। वो अपना दिमाग मत लगाओ ना, जो बुक में पढ़ा है वो करो। चला करो अगला। कहानी पढ़ना समझने सीधे कथन विचार कीजिए। अरब में गेहूं चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई। कीटनाशकों का प्रयोग अपेक्षाकृत खाद्यान्न की वस्तुओं की कीमतों में। हाँ सर, तीनों सही है। कौन सा है? पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया है। आप फंसोगे तुम लोग। आप फंसोगे। पहली में तो, दूसरी में नहीं है, तीसरी में है सर। तीसरी या पांचवी में? तीसरी में है ना। पूरे चैप्टर में बात भी नहीं हुई है तीसरी और पांचवी की। दूसरी पंचवर्षीय योजना में। अब फोड़ दो तुम लोग को। 1956 लाइसेंस पद्धति, निर्यात को बढ़ाना, पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ाना, अर्थव्यवस्था वस्तुओं की मात्रा को नियंत्रित करना, सेवा क्षेत्र के योगदान को बढ़ावा देना। सर निर्यात को बढ़ाना नहीं था ना, मेन चीज था अपने उसमें जो था बैलेंस करना चीजों को।
मुझे क्या पता, बताओ रे। चारों नहीं सर मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें। नहीं, अच्छा, सेवा क्षेत्र नहीं, मैन्युफैक्चर आएगा, 4 तो गलत है। सेवा क्षेत्र के योगदान को बढ़ाना। अर्थव्यवस्था में वस्तु की मात्रा को नियंत्रित करना, ये तो ठीक है, 3 सही है इसमें। 4 गलत है, तो बचे एक और ए और बी। दूसरा, पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ाना। सर निर्यात को बढ़ाना मुझे तो नहीं याद आ रहा। 2 और 3 पहले तो हम अपनी कंडीशन सुधारेंगे, उसके बाद ही तो निर्यात बढ़ाएंगे ना सर। अच्छा ठीक नागिना, तुम अपना याद रखना। नागिना तुम्हारा क्या आंसर, तुम्हारा हाल? डी वाला लगाया था। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। डी के कर्ज समृद्धि, ये है सर आपके लघु उद्योगों के विकास से। आजादी मैंने के बोला भी अवसर था ध्यान रखना। पर गलत हो गया क्या? नहीं ठीक। आयात प्रतिस्थापन की नीति को अपनाया गया। आयात को प्रोत्साहित किया, आयात को नहीं निर्यात को प्रोत्साहित किया। दूसरा गलत है, पहला सही है। आयात प्रतिस्थापन की नीति को अपनाया, पहला सही है। चलो देखते हैं तुम लोगों का भविष्य। यस, टोटल आया है, मतलब मेरे 2 सवाल गलत है इसमें। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तवाशना दे लो अपने कंधे को एकदम अच्छे से। चलो ठीक है, तो फिर मिलते हैं भविष्य में।